देखो, जो हमारा पिछली क्लास में जो हमने बात की, जो त्वचा की जो संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे, जो त्वचा जो है, स्किन जो है, उसकी संरचना को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, अर्थात 3 परतें पाई जाती है। उसमें जो सबसे बाहर की जो परत पाई जाती है वो एपिडर्मिस होती है। ये जो भाग है, यहाँ पर ये भाग जो दिखाया है, ये भाग कौन सा भाग है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे ये भाग जो है, ये कौन सा भाग है? ये है डर्मिस। यहाँ पर एपिडर्मिस पतला भाग, जबकि मोटा भाग होता है डर्मिस। तो अपन ने ये अलग अलग परतें दिखाने के लिए ये भाग मोटा दिख रहा है अपन को, परंतु ये क्या होता है कि डर्मिस से पतला भाग होता है। तो इस डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो ये भाग जो है, यहाँ से लेके ये भाग जो है, ये कौन सा भाग है? डर्मिस भाग है। जबकि ये भाग जो सबसे बाहरी भाग है, ये कौन सा भाग है? एपिडर्मिस भाग है। तो ये एपिडर्मिस में कितनी परतें होती है? 5 परतें होती हैं। कौन कौन से? सबसे बाहरी स्तर की कॉर्नियम स्तर की परतें हैं, फिर ल्यूसिडियम स्तर, फिर ग्रेनुलोसम स्तर, स्पाइनोसम स्तर और मेल्पिक स्तर सबसे अंदर की परत होती है। जो डर्मिस की जो आधार कला है, आधार झिल्ली जो है, उसके ऊपर टिकी हुई रहती है। कौन? मेल्पिगी स्तर। अर्थात एपिडर्मिस और डर्मिस जो अलग होते हैं वो आधार झिल्ली के द्वारा, अर्थात यहाँ पर जो डर्मिस और एपिडर्मिस इस तरीके से जुड़ी हुई रहेगी। मेल्पिगी स्तर जो है उसमें भी इस तरीके से उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं। और जो आधार झिल्ली डर्मिस जो है, डर्मिस की जो बाहरी परत जो है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं? उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिसे पेपिलरी स्तर कहा जाता है। तो डर्मिस को भी कितने भागों में बांट दिया जाता है? 2 स्तर होते हैं, एक जाली का स्तर होता है और एक पेपिलरी स्तर होता है। तो यहाँ पर जो कॉर्नियम स्तर, ल्यूसिडियम स्तर, ग्रेनुलोसम स्तर और स्पाइनो, ये मेल्पिक स्तर जो है, ये क्या होता है? सजीव स्तर होता है। अर्थात इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है और विभाजन करके बाहर की तरफ स्थानांतरित होती रहती है और बाहर की तरफ स्थानांतरित होकर अन्य परतें जो है उन परतों का निर्माण करती रहती हैं। सबसे बाहरी स्तर जो कॉर्नियम स्तर होता है, इसमें क्या होता है कि जो क्रिएटिन जो है उसका जमाव होता रहता है कोशिका द्रव, कोशिकाओं की कोशिका द्रव में, और जिसके कारण ये कोशिकाएं क्या हो जाती है? मृत हो जाती है और ये धीरे धीरे बाहर की तरफ से हटती रहती है और नया जो कॉर्नियम स्तर बनता रहता है। ये बनेगा कहाँ से? ये मेल्पिक स्तर से ही बनता है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं डर्मिस जो मेल्पिक स्तर जो है, तो त्वचा के जितने भी व्युत्पन्न होते हैं, जैसे बाल है, नाखून है ना, श्वेत ग्रंथियां हैं, सीबीसियस ग्रंथियां हैं, तेल ग्रंथियां, जितने भी जो त्वचा के व्युत्पन्न हैं, उन सभी का निर्माण जो होगा वो किसके व्युत्पन्न से होगा? किसके द्वारा होगा? मेल्पिक स्तर से। अर्थात सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर बाल की, तो यहाँ पर जो बाल का उत्पन्न जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर ये उत्पन्न होता है मेल्पिक स्तर के द्वारा। और मेल्पिक स्तर इसको क्या करता है कि अंदर की तरफ वृद्धि करके बाल का निर्माण करते हैं। तो बाल का यहाँ पर जब अपन संरचना पढ़ेंगे तो एक फूली हुई संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रोम पेपिला या बल्ब कहा जाता है। और इसी बल्ब से क्या होता है कि यहाँ पर इसको क्या प्राप्त होता रहता है? पोषण प्राप्त होता रहता है। ये रक्तवाहिनियाँ होती है, यहीं पर मेलेनोसाइट कोशिकाएँ पाई जाएगी। इसमें बाल की जब संरचना पढ़ेंगे तो इसके 3 भाग होंगे। सबसे अंदर का भाग जो है मेडुला भाग कहलाएगा, उसके बाहर का भाग कॉर्टेक्स भाग, और सबसे बाहरी भाग जो बनाएगा वो क्यूटिकल के द्वारा निर्मित होता है। तो जब बाल का मेल्पिक स्तर के द्वारा क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो मेल्पिक स्तर अंदर की तरफ वृद्धि करता है डर्मिस की तरफ और 2 भागों में बढ़ जाता है। जो अंदर दसा हुआ डर्मिस में भाग होगा और एक जो बाहर निकला हुआ भाग होगा। तो बाहर निकला हुआ भाग जो है, ये तो क्या कहलाता है? रोमकांड कहलाता है। उसके बाद में और जो यहाँ पर देखो, इसी बाल के साथ एक अन्य ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। तो एक ग्रंथि जो है वो तो यहाँ पर खुलती है। तो ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि तेल ग्रंथि, तो बाल को चिकना बनाने का काम करती है। चिकनी जो रोम पुट्टक जो है, जो बाल की गुहा है, उस गुहा में तेल ग्रंथि खुलती है और इस तेल ग्रंथि के द्वारा ही बाल क्या रहता है? चिकना, मुलायम सा रहता है थोड़ा। दूसरी ग्रंथि जो है वो है श्वेत ग्रंथि। तो ये श्वेत ग्रंथि का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? इसी मेल्पिकी ग्रंथि, वो मेल्पिकी जनन स्तर जो होता वो
मेल्पिक स्तर जो है, उस मेल्पिक स्तर के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, श्वेत ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ये श्वेत ग्रंथि जो है ये आगे पर जब श्वेत ग्रंथि पढ़ेंगे दो प्रकार की होगी, एक इक्राइन और एक एपोक्राइन ग्रंथि होती है। तो इनके स्त्राव के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो केवल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित पदार्थ बाहर आता है, और एक क्या होता है ग्रंथि के साथ ग्रंथि का कुछ पार्ट जो है वो भी बाहर आ जाता है। एक क्या होता है कि ग्रंथि की स्त्राव के साथ ग्रंथि भी, संपूर्ण ग्रंथि भी बाहर आ जाती है, और ऐसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, होलोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। तो श्वेत ग्रंथि जो कहाँ खुलेगी, त्वचा के बाहरी सतह पर आकर खुलती है। तो ये जो श्वेत ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि का प्रकार है, ये ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां जो नलिकाओं के माध्यम से कहाँ खुलती हैं, नलिकाओं के माध्यम से अपने शरीर के बाहर या कार्यकारी स्थल पर खुलती है। तो ये नलिका के माध्यम से कहाँ खुल रही है, शरीर के बाहर खुल रही है, नहीं खुल रही है। तो श्वेत ग्रंथि कौन सी ग्रंथि का प्रकार है, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि का प्रकार है। तो एक ग्रंथि तो श्वेत ग्रंथि ये हो गई। तेल ग्रंथि किसके साथ जुड़ी हुई है, बाल के साथ जुड़ी है, जो बाल को चिकना बनाए रखने का काम करती है। और भी इसमें कई ग्रंथियाँ पाई जाती है, जैसे सीबम ग्रंथि जो कान के जो कर्ण मोम जो होता है, जो कर्ण की जो नाल होती है उसमें खुलती है, जो सीबम का स्त्रावण करती है। उसके बाद में जो डर्मिस भाग होता है, डर्मिस भाग में क्या पाए जाते हैं, जो कोलेजन तंतुओं के द्वारा डर्मिस भाग अर्थात कनेक्ट जो संयोजी ऊतक होता है, उस संयोजी ऊतक के जो तंतु होते हैं वही कौन से भाग का निर्माण करते हैं, डर्मिस भाग का। और डर्मिस भाग जो है वही क्या काम करता है, किसको पोषण प्रदान करता है, एपिडर्मिस को पोषण प्रदान करता है। तो डर्मिस भाग में ही क्या पाई जाती है, तंत्रिका तंतु डर्मिस भाग में पाए जाते हैं। उसके बाद में जो रक्त वाहिनियाँ जो होती है, वो रक्त वाहिनियाँ भी कौन से भाग में पाई जाती है, डर्मिस भाग में ही पाई जाती है। जितने भी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो त्वचा के द्वारा हमको ज्ञान होता है, जैसे हम त्वचा के हाथ लगाते हैं हमको अनुभव हो जाता है कि हाँ किसी ने हाथ लगाया है, तो ये किसके कारण हो रहा है, त्वचा के अंदर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर जो होते हैं उनके द्वारा। त्वचा से जैसे मान लो कोई गर्म वस्तु को हम छूते हैं तो भी हमको क्या पता चल जाता है कि हाँ कोई वस्तु है जो हमारे टच की है। तो इसलिए त्वचा में कौन से रिसेप्टर पाए जाएंगे, स्पर्श रिसेप्टर भी पाए जाएंगे, ताप रिसेप्टर जो होते हैं, ऊष्मा रिसेप्टर भी पाए जाएंगे। उसके बाद में दाब अगर कोई पड़ता है हमारी त्वचा के ऊपर तो भी हमको क्या हो जाता है, फील हो जाता है। तो दाब रिसेप्टर जो है वो भी किसके अंदर पाए जाते हैं, इसी डर्मिस भाग में पाए जाते हैं। तो डर्मिस भाग जो है कार्य के रूप से एक्टिव भाग है, जबकि एपिडर्मिस जो है कार्य के रूप से इनएक्टिव भाग के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो एक्टिव भाग जो होगा एपिडर्मिस का वो कौन सा भाग होगा, मेल्पिक स्तर। ये भाग जो है ये तो त्वचा को क्या बनाएगा, जल रोधी बनाता है। ये क्या बनाता है, जल रोधी बनाता है। जबकि जो डर्मिस के नीचे एक वसा की परत पाई जाती है, ये क्या है, वसा की परत। तो इसमें भी क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। और ये वसा की परत जो है वो त्वचा को क्या बनाता है, ताप रोधी बनाता है। ये भाग तो क्या बना रहा है, जल रोधी, और ये भाग क्या बना रहा है, ताप रोधी, अर्थात ताप को रोकने का कार्य करता है। अर्थात बाह्य वातावरण और हमारे शरीर के मध्य ताप का आदान प्रदान नहीं होता है। हमारे शरीर का ताप हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहता है, शरीर का ताप नहीं बदलता है। तो इस तरीके से त्वचा की संरचना में अपन ने दो भाग पढ़े थे, तीन भाग। एक भाग ये सबसे बाहरी स्तर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरा भाग डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस भाग क्या, वसा की परत होती है, मोटी परत होती है जो त्वचा को या हमारे शरीर को क्या बनाती है, तापरोधी बनाता है। जबकि ये भाग क्या काम करता है, ये जलरोधी बनाने का काम करता है। इसके सबसे बाहरी स्तर की जो स्तर होता है कॉर्नियम स्तर, इस स्तर की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। जबकि मेल्पिक स्तर की कोशिकाएं क्या होती है, सजीव होती है, और ये लगातार विभाजन करती रहती है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस तरीके के उबार पाए जाते हैं। इन उबारों को उंगली नुमा उबार है, इन उबारों को क्या कहा जाता है, रेटेपेगस कहा जाता है। और रेटेपेगस की जो खांच होती है, इन्हीं खांचों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। और इन्हीं मेलेनोसाइट कोशिका में किसका निर्माण होता है, मेलेनिन वर्णक का निर्माण होता है। और इस मेलेनिक वर्णक की मात्रा
मात्रा के ऊपर ही हमारे त्वचा का जो रंग जो डिपेंड करता है, अर्थात जितना अधिक मेलेनिन वर्णक होगा व्यक्ति उतना ही क्या होगा, ब्लैक कलर में दिखाई देगा, उसकी त्वचा उतनी क्या दिखाई देगी, ब्लैक। और जितना मेलेनिन वर्णक कम होगा उतनी त्वचा क्या होगी, क्या गोरी दिखाई देगी। और यही मेलेनिन वर्णक जो होता है हमारी त्वचा को किससे, जो अल्ट्रा वायलेट जो होती है उनसे रक्षा करने का काम करता है। कभी कभार देखना जो अंग्रेज होते हैं उनकी त्वचा जो होती है, उनकी त्वचा में मेलेनिन वर्णक बहुत कम मात्रा में होता है तो उनके ऊपर धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, जबकि हमारी त्वचा जो इंडियन त्वचा होती है उसमें ऐसे स्पॉट नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मेलेनिन वर्णक ज़्यादा है। और मेलेनिन वर्णक जितना ज़्यादा होगा तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है, पराबैंगनी किरणें जो है, उन पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की, हमारे शरीर की क्या करते हैं, ये रक्षा करने का कार्य करता है। और यही मेलेनोसाइट कोशिकाएँ दूसरी जगह भी पाई जाएगी। जब अपन बाल की संरचना पढ़ेंगे तो बाल की संरचना में अंदर की तरफ जो कोशिकाएँ हैं यहाँ पर भी मेलेनोसाइट कोशिकाएँ पाई जाएगी। और यहाँ पर भी किसका निर्माण होगा, मेलेनिन वर्णक का निर्माण होगा, और जिसके कारण बाल क्या होंगे, अत्यधिक काले और भूरे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको।